वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ यशोदा। और हमने जो है क्लास 6 की हिस्ट्री शुरू की थी, उसी की सीरीज़ में हम आज अध्याय 9 करेंगे। इससे पहले हमने 1 से 8 तक चैप्टर कर लिया है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसे देख सकते हैं। आज हम करेंगे हिस्ट्री का NCERT बुक की चैप्टर 9। इसमें हम वर्ड टू वर्ड रीडिंग करेंगे, जिसमें जो बच्चे NCERT रीडिंग करना चाहते हैं लेकिन समय और काम की वजह से नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। वो अपने ईयरफोन को कान में लगाकर किसी भी काम को करते करते इसे आराम से सुन सकते हैं, जिससे उन्हें स्वयं NCERT रीड कर रहे हैं ऐसी फीलिंग आएगी। चलो, ज़्यादा समय यूज़ किए बिना, वेस्ट किए बिना हम चैप्टर को शुरू करते हैं। आज हम नवा चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। क्या बताती हैं परिस्थितियाँ, क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा है। ओके, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अरविंद नाम का लड़का है। ये स्कूल में एक प्ले करने जा रहा है, जिसमें इसे एक संगीत बजाना है, संगीतज्ञ का रोल प्ले कर रहा है। तो देखते हैं इसके मन में क्या जिज्ञासा उठी है, और उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम इस चैप्टर में आंसर ढूंढेंगे। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया है। अच्छा, अरविंद राजा बना है। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रूपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? अरविंद सोचने लगा। मतलब ऐसा राजा कौन होगा जो संगीत भी, मतलब वीणा भी बजाता हो और संगीत भी करता हो, गाना मतलब संगीत भी गाता हो। ऐसा राजा कौन हो सकता है? क्योंकि अरविंद को राजा बनाया गया है, लेकिन उसे वीणा भी बजानी है और संगीत भी गाना है। ठीक है, तो क्या बताती है परिस्थितियों में क्या लिखा गया है। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि वो मंत्री रहे हरिसेन के द्वारा एक काव्य के रूप में की गई। हरिसेन के द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त के दरबार में मंत्री रहे हरिसेन के द्वारा एक काव्य के रूप में रचना की गई है, उस काव्य को ही प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे हमने अध्याय 8 में गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्तियों के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों में क्या इनकी जो है प्रशंसा की जाती थी। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ हमें क्या बताती हैं। कवि ने इनमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाले राजा, विद्वान और उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। ठीक, प्रशस्तियों में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है वो ये रहा। योद्धा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के योद्धा के रूप में वर्णन किया गया है। क्या है? जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों
लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। घाव के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। वाह! ठीक। यहाँ हम देखते हैं ये चित्र। वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं, ठीक है। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्रशस्तियों को, जिसमें वीणा बजाते हुए राजा दिख रहे हैं। ठीक। अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 89 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र के तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इनमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण व संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका में के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे करवा दिया। इसी के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक। जो पिंक कलर में है ये आंतरिक राज्य है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जो बाहरी राज्य है वो ब्लू कलर में है, स्काई ब्लू कलर में देख सकते हैं आप। और आर्यवर्त थे जो, वो इतने से पोर्शन में रहा करते थे, इस हरे वाले में जो इतना है ये। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। विक्रम संवत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा वंशावलियाँ उस टाइम की कैसी थी। वंशावलियाँ अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। चंद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराज के रूप में भी उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इस उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ, राजा, महाराजा, अधिराज, महाराजा ऐसे मतलब बोला जाता था। ठीक है। राजा, महाराजा, अधिराज, महाराजा। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे कि उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वान से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी। ठीक, 10वें अध्याय में हम प्राप्त करेंगे।
हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, हर्षवर्धन और हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, गुप्त वंश के शासक के बारे में कहाँ से पता चलता है? अभिलेख और सिक्कों से। उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। देखो, गुप्त वंश के बारे में पता चलता है उनके अभिलेख जो उन्होंने लिखवाए हैं और उन्होंने जो सिक्के पे अपनी चित्रण को छपवाया है, जैसे कि वीणा बजाते हुए या और भी किस तरीके से, ठीक है, युद्ध करते हुए। उसी तरह कुछ अन्य शासकों ने अपनी जीवनी लिखवाई है। उनकी जीवनी से पता चलता है कि वो कैसे शासक हुआ करते थे, क्या करते थे, क्या उन्हें शौक थे वगैरह वगैरह आदि। ठीक, ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। हर्षवर्धन के बारे में बोला जा रहा है, 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। हर्षवर्धन के दरबारी थे बाणभट्ट। उन्होंने संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी है। इनमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। इस जीवनी में उन्होंने हर्षवर्धन की जो भी वंशावली है, जैसे कि पूर्वज और जो उनके अग्रज, सभी को बताते हुए उनके राजा बनने के का भी वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वेन सांग, जिनके बारे में हमने अध्याय 8 में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। हेन सांग जो है काफ़ी समय तक के लिए हंस के दरबार में रहे, हर्षवर्धन के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण जो है दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थाने सर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूरब में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। आइए हम देखते हैं अब पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। उसी तरह जैसे कि हर्षवर्धन का, समुद्रगुप्त का हमें प्रशस्तियाँ मिले हैं, उसी प्रकार से पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की भी प्रशस्तियाँ मिली हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। इस काल में पल्लव और चालुक्य जो थे दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। पल्लवों का जो राज्य था, उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी हेलोर थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्तियों से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। उनके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए।
पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंश ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? अब हम देखते हैं इन जो राज्य थे इनका प्रशासन कैसे चलता था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि पर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। पहले के राजाओं जो इस राज्य का प्रशासन जो है चलता था, उनके पास पैसे की ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है, बिना धन का कैसे हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है? जैसे कि दास, दासियाँ, सेना, ठीक है, इन सबको। तो पहले के राजाओं की तरह ही इन राजाओं के लिए भी भूमि कर जो था सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई जो है वो गांव होते थे, लेकिन धीरे-धीरे कई नए बदलाव आए। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे-धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्तियां रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी-कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ-साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहित अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। ठीक। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेणी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीग अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कार्यस्थानों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थीं, पर समय के साथ-साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे, पर इसके साथ-साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। एक बार फिर देख लेते हैं क्या है ये। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर इसके साथ-साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से वे कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं कैसे लगती थी, चलिए देखते हैं। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। उस जमाने में आम लोग।
जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। कालिदास जो है अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृतिक बोलते हुए दिखाए गए हैं। मतलब राजा और ब्राह्मण ही संस्कृत बोलते थे, उन्हें ही संस्कृत का ज्ञान था, और अन्य लोग जो नॉर्मल पब्लिक थे उन्हें प्राकृतिक भाषा जो है बोली जाने वाली आस पड़ोस में भाषाएं प्राकृतिक बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। आइए अब हम एक नाटक देखते हैं। एक मछुआरे को एक अंगीठी मिली। एक मछुआरे को एक अंगीठी मिली। यह अंगीठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा, तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए साथ शराब खाने चल पड़े। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है, तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृतिक में अपने उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृतिक में अपने अभिलेख लिखवाए। ओके, चलो। चीनी तीर्थयात्री फा शियेन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था, तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। अर्थात इस जो है एक फासियन जो है वो मतलब लिखते हैं, एक कवि थे, एक लेखक थे, या यूँ कह लो राइटर थे, जिन्होंने उस समय के अछूतों के बारे में बताया है, उनकी दुर्दशा के बारे में बताया है कि किस तरह से जब उन्हें शहर में या किसी काम के लिए जाना पड़ता था, तो एक मतलब किसी तरह से आवाज़ निकालते हुए आते थे ताकि वो अन्य लोगों में टच ना हो सके, ठीक। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। राजा की सेना के बारे में कुछ लिखा गया है, ठीक है, बाणभट्ट ने लिखा है। ये देखते हैं क्या लिखा है बाणभट्ट ने। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिनमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थीं। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों या हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थीं। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत का या अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थीं। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल
इस हलचल भरे माहौल से डर कर भाग खड़े होते थे। बाण भट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल धूल के गर्त में डूब जाती थी। आइए कुछ देख लेते हैं उपयोगी वर्ड। कुछ शब्द हैं, उपयोगी शब्द हैं। प्रशस्ति, जिसमें राजा महाराजा अपनी प्रशंसा को लिखवाते थे, अपने बारे में, पूर्वजों के बारे में लिखवाते थे। आर्यावर्त, दक्षिणावर्त, वंशावली, आनुवंशिक, पदाधिकारी, सामंत, सभा और नगरम। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ दी गई है। गुप्त वंश की शुरुआत जो है 1700 साल पहले हुई और हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले हुआ। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और कैसा लगा ये चैप्टर हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे और लोगों का भी हेल्प हो सके। दोस्तों, हम बीपीएससी की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी करें, किसी भी चीज़ की तैयारी करें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो हमें सबसे पहले एनसीईआरटी को कवर करना होता है। तो एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड रीड करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे तो आपको काफ़ी कुछ याद हो जाएगा। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।